नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जठलाना, जिला यमुनानगर। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। आपकी राजनीतिक विज्ञान की ये दूसरी पाठ्य पुस्तक है। अध्याय 1 और अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। भाग 1 आज आपके सामने है। भाग 1 में हम जिन उप विषयों की चर्चा करेंगे वे होंगे शीत युद्ध का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद शीत युद्ध के अर्थ को और ज्यादा विस्तृत रूप से समझने के लिए शीत युद्ध की विशेषताएं भी आपको बताएंगे और वो कौन कौन से कारण रहे जिनके कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ वो भी जानेंगे। शीत युद्ध के कारणों में क्यूबा का मिसाइल संकट, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध के दौरान हुई, तो इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। और इसी भाग के अंत में हम शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव भी जानेंगे। लेकिन शीत युद्ध करने से पहले दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जहां दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ वहीं से शीत युद्ध का जन्म हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के अंत के दौरान ऐसी कौन सी बातें हुई जिन्होंने शीत युद्ध को जन्म दिया, वो हम दूसरे विश्व युद्ध के इस भाग को करने से पहले इसमें जानेंगे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ जिसको आजकल हम रूस कहते हैं, चीन, फ्रांस शामिल थे। तो दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र थे जिनमें इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे विश्व युद्ध में जो देश थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ दूरी राष्ट्र थे जिनमें अलग अलग देश शामिल थे। विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश इस युद्ध में शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा जिसको आजकल हम म्यांमार कहते हैं, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। एक बम गिराने का आप दृश्य अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके कारण ये दोनों शहर नष्ट हो गए। तो किस तरह से शहर नष्ट हो गया था उसका एक दृश्य आपकी स्क्रीन पर उभर रहा है। परमाणु बम द्वारा की गई हानि 2 चित्र आप देख रहे हैं कि उसके बाद के ये प्रभाव हैं जो परमाणु बम गिराने के बाद वहां के लोगों को भुगतने पड़े थे। इसे भी जानिए परमाणु बम के बारे में, या हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसके बारे में इसमें जानते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उन बम्बों को लिटिल बॉय और फैट मैन के गुप्त नाम दिए गए थे। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलो टन क्षमता की थी। इतनी कम क्षमता के इन परमाणु बम्बों ने भी अकल्पनीय विनाश किया था। 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जिन परमाणु बम्बों का परीक्षण किया गया वे 10 से 15 हजार किलो टन के थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे। यानी कि जो 15 किलो टन के ने मचाई थी उसके बाद तो 10 से 15 हजार किलो टन के परमाणु बम बनाए गए थे और उससे संसार को जो तबाही होती उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने घुटने टेक दिए और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराना सरासर गलत था। इन लोगों का मानना है कि अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा वह सोवियत संघ को
एशिया तथा अन्य जगहों पर सैनिक और राजनीतिक लाभ उठाने से भी रोकना चाहता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वास्तव में वो ये दिखाना चाहता था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो अमेरिका है, ना कि सोवियत संघ। दूसरी ओर अमेरिका के समर्थकों का कहना था कि अमेरिका युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था तथा मित्र राष्ट्रों की आगे की जनहानि को भी रोकना चाहता था, इसलिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। तो पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। युद्ध से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली आदि देश जो शक्तिशाली हुआ करते थे, युद्ध में हुई जन और धन की हानि के कारण कंगाल हो गए। अतः युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आई। इन दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जो प्रतियोगिता चली उसे ही शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले जो देश शक्तिशाली हुआ करते थे, युद्ध में हुई जन और धन की हानि के कारण या जान और माल की हानि के कारण वे कंगाल हो गए और दुनिया में दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, जिनमें से एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जो प्रतियोगिता चली उसे शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। दोनों मानचित्र में, विश्व के मानचित्र पर आप दोनों देशों को देख रहे हैं। ये अमेरिका है और इधर ये रसिया है, जिसे उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। शीत युद्ध का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड बारूच ने किया था। अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड बारूच ने किया था। लेकिन शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन को जाता है। 1947 में उन्होंने द कोल्ड वॉर नाम से एक किताब लिखी, दोनों को दिखाया हुआ है। वाल्टर लिपमैन का चित्र भी आपको दिखाया हुआ है और उनकी किताब द कोल्ड वॉर भी आपको दिखाई गई है, जो 1947 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन किया। तो प्रश्न पैदा होता है कि शीत युद्ध क्या था, किसको हम शीत युद्ध कहते हैं? शीत युद्ध अर्थात ऐसा युद्ध जिसकी तासीर ठंडी हो। शीत युद्ध अर्थात ऐसा युद्ध जिसकी तासीर ठंडी हो, मतलब ऐसा युद्ध जो ठंडा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसा युद्ध था जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया था, बल्कि सिर्फ धमकियों तक सीमित। मतलब दोनों देशों ने, या हम सिंपल साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब आप लड़ते नहीं हैं बल्कि सिर्फ धमकियां देते हैं ऐसे ही कुछ करने की, तो उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। तो हम दोबारा इसको कर सकते हैं कि यह एक ऐसा युद्ध था जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया था, बल्कि सिर्फ धमकियों तक सीमित था। वास्तव में इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध लड़ा ही नहीं गया था, क्योंकि इसमें ना तो कोई गोली चली थी और ना ही कोई घायल हुआ था। साधारण शब्दों में शीत युद्ध का अर्थ उस तनावपूर्ण अवस्था से है जिसमें युद्ध न होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियां बनी रहती। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि उस तनावपूर्ण स्थिति से है जिसमें युद्ध नहीं होता है लेकिन युद्ध के समान परिस्थितियां बनी रहती है। यह एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लड़ाई का मैदान युद्ध भूमि नहीं होती, बल्कि आदमी का दिमाग होता है। यह एक तरह का वाक युद्ध होता है जो सिर्फ बोल कर लड़ा जाता है, गोलियों से नहीं लड़ा जाता है। एक तरह का वाक युद्ध होता है जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन से लड़ा जाता है। झूठी का आप प्रचार दिखाते हैं, कागजों के द्वारा या पत्र पत्रिकाओं में झूठी की सूचनाएं छापते हैं कि ये कर दिया है, ये कर दिया है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का वाक युद्ध होता है, बोलने का युद्ध होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ
कंधे से कंधा मिलाकर दूरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कई बातों को लेकर मतभेद पैदा हो गए। जो मतभेद थे या जिन बातों को लेकर वे मतभेद पैदा हुए थे वो आपको इसी भाग में आगे विस्तार से बताए जाएंगे। जल्दी ही इन मतभेदों ने तनाव का रूप ले लिया। अतः सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बने तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहा जाता है। तो सरल से शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको आजकल हम रूस कहते हैं, जो तनावपूर्ण संबंध बने दोनों देशों के बीच कई बातों को लेकर, उन तनावपूर्ण संबंधों को ही शीत युद्ध कहा जाता है, जिसमें दोनों देश आपस में कभी नहीं लड़े, दोनों देशों के बीच कभी गोली नहीं चली, दोनों देशों के जो व्यक्ति थे या सैनिक थे कभी नहीं मरे, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रही। तो इस प्रकार का जो युद्ध होता है, जो वास्तव में युद्ध भूमि में नहीं लड़ा जाता है बल्कि वाक युद्ध होता है, कागज पत्र पत्रिकाओं रेडियो और टेलीविजन के जरिए लड़ा जाता है, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। परिभाषा, इसकी एक परिभाषा भी जानना जरूरी है। ग्रीव्स के अनुसार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग प्रायः उन तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बने। शीत युद्ध के लक्षण या फिर विशेषताएं, शीत युद्ध का अर्थ को हम इसकी विशेषताओं या फिर इसके लक्षणों के द्वारा और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उसमें पहली विशेषता आती है उसकी कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति थी। दूसरा, शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति थी जो दिमागों से लड़ा गया था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यह युद्ध युद्ध भूमि में नहीं लड़ा गया था बल्कि दिमाग से लड़ा गया था। तीसरी विशेषता है शीत युद्ध में युद्ध न होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियां बनी हुई थी और युद्ध से बचने का भी प्रयास किया गया था, क्योंकि दोनों देश इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध से जो विनाश होगा वह दोनों देशों के लिए हानिकारक होगा। इसलिए युद्ध के समान परिस्थितियां बनी हुई थी, लेकिन फिर भी युद्ध से बचने का प्रयास किया गया था। चौथी विशेषता है शीत युद्ध एक तरह का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन से लड़ा गया था। पांचवी विशेषता, शीत युद्ध में दो गुट थे, एक अमेरिका का गुट और दूसरा सोवियत संघ का गुट। दोनों गुट विश्व के देशों को अपने अपने गुट में शामिल करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे ताकि भविष्य में उन्हें विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। छठी विशेषता है शीत युद्ध में दोनों देश गुप्तचरी और सैनिक संधियों के द्वारा अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। तो इस प्रकार कई विशेषताएं ये हैं जो शीत युद्ध के अर्थ को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शीत युद्ध के कारण। वे कौन से कारण रहे जिनके कारण दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति पैदा हुई? कॉजेज ऑफ कोल्ड वार। उसमें पहला है विचारधारा का मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। शीत युद्ध का सबसे पहला कारण दोनों देशों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा का अंतर था। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी थी जबकि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी। ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी थी। आप दोनों विचारधाराओं के बारे में जानते हैं। साम्यवादी कुछ अलग प्रकार की विचारधारा है जबकि पूंजीवादी बाजार आधारित विचारधारा है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे की विचारधारा के प्रसार को रोकना चाहते थे, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की विचारधारा को पसंद। जब विचारधारा का अंतर पड़ जाता है तो दोनों देशों के बीच मतभेद होना लाजमी है। अब क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी थी, इसलिए दोनों देश एक दूसरे की विचारधारा के प्रसार को रोकना चाहते थे। इस कारण दोनों देशों में शीत युद्ध शुरू हुआ। दूसरा कारण है रूस की क्रांति। 1917 में रूस में मजदूरों और किसानों ने क्रांति की और साम्यवाद या जिसको हम कहते हैं समाजवाद की स्थापना की। इस क्रांति के बाद पूंजीवादी देशों को यह डर सताने लगा कि कहीं उनके देशों में भी मजदूर और किसान
एकजुट होकर क्रांति न कर दे और पूंजीवाद को उखाड़ फेंके। इसलिए पूंजीवाद की वकालत करने वाले अमेरिका ने साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों देशों में शीत युद्ध शुरू हुआ। तीसरा कारण है दूसरे मोर्चे का प्रश्न। क्या था ये? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी की सेनाएं बड़ी तेजी से सोवियत संघ रूस की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो रूस ने अमेरिका और इंग्लैंड से कहा कि वे लड़ाई का एक और मोर्चा खोल दें ताकि जर्मनी की सेनाएं रूस से हटकर उस मोर्चे पर लग जाए। युद्ध में ये एक आम तकनीक होती है कि यदि कोई सेना किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रही है, तो जो उसके मित्र राष्ट्र होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि वो बीच में कोई मोर्चा खोल दें और शत्रु सेना का ध्यान भटकाए। ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ कि जब जर्मनी रूस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो रूस ने, सोवियत संघ ने अमेरिका से और इंग्लैंड से निवेदन किया कि वो एक और मोर्चा खोल दें ताकि जर्मनी की सेनाएं रूस तक ना पहुंच सके। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ने दूसरा मोर्चा खोलने में देरी की। इससे सोवियत संघ ने यह अनुमान लगाया कि अमेरिका और इंग्लैंड ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में देरी की ताकि जर्मनी की सेनाएं सोवियत संघ को खत्म कर दें। अतः दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ इन दोनों देशों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए भी शीत युद्ध शुरू हुआ। अगला कारण है अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त ढंग से परमाणु बम बनाया। उसके बारे में हमने आपको पीछे बताया कि किस तरह से उसने परमाणु बम बनाया और हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे उन पर यह परमाणु बम गिराया। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त ढंग से परमाणु बम बनाया। उसने इस परमाणु बम की जानकारी ब्रिटेन को तो दी, लेकिन सोवियत संघ को नहीं दी। इससे सोवियत संघ को गहरा धक्का लगा। उसका यह मानना था कि जब दूसरे विश्व युद्ध में वह मित्र राष्ट्रों के साथ था, तो उससे यह राज छिपाया नहीं जाना चाहिए। वो है भी, वो मित्र राष्ट्रों के साथ था, तो मित्र राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई योजना बनाई जाए उसके बारे में सभी को बताया जाए। लेकिन यहां पर अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने इस बात की जानकारी, बम बनाने की जानकारी इंग्लैंड को तो दी, लेकिन सोवियत संघ को नहीं दी। दूसरे सोवियत संघ को यह भी लगा कि अमेरिका परमाणु बम का प्रयोग करके यह सिद्ध करना चाहता था कि वही दुनिया में एकमात्र शक्ति है। इससे भी दोनों देशों में अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ लग गई, जिससे शीत युद्ध का जन्म हुआ। पांचवा कारण है सोवियत संघ का अमेरिका विरोधी प्रचार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के अखबारों और नेताओं ने अमेरिका की नीतियों और कार्यक्रमों की खुलकर आलोचना की। सोवियत संघ के अखबारों और नेताओं ने अमेरिका की नीतियों और कार्यक्रमों की खुलकर आलोचना की। इससे अमेरिकी सरकार काफी नाराज हुई, क्योंकि कोई भी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई देश उसकी विचारधारा या उसकी नीतियों की आलोचना करे। तो जब अमेरिका की आलोचना की गई तो अमेरिकी सरकार नाराज हो गई। इससे भी शीत युद्ध को हवा मिली। अगला कारण है अमेरिका का सोवियत संघ विरोधी प्रचार। जिस प्रकार सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार किया गया, उसी प्रकार अमेरिका द्वारा भी सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार किया गया। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए पूंजीवादी देशों को यह डर दिखाया कि साम्यवाद उनके लिए खतरा है, इसलिए वे इससे बचकर रहे। इससे भी शीत युद्ध का जन्म हुआ। सातवां कारण है सोवियत सेनाओं का ईरान पर अधिकार। यह आप मानचित्र देख रहे हैं, विश्व मानचित्र पर ईरान को आप देख रहे हैं। तो ये जो रेड है ये ईरान है, जहां पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया, वहीं ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी ईरान पर कब्जा कर लिया। युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने तो अपनी सेनाएं ईरान से हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं ईरान से हटाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में
संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण सोवियत संघ को अपनी सेनाएं ईरान से हटानी पड़ी। सोवियत संघ ने इसे अपना अपमान समझा, क्योंकि जब पहले कहा गया तो उसे नहीं उठाई, लेकिन बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर दबाव डाला तो उसे अपनी सेनाएं, तो इस बात को उसने अपमान समझा और यह बात भी शीत युद्ध का कारण बनी। उसके बाद प्रश्न आता है शीत युद्ध के दायरे। क्या है शीत युद्ध के दायरे? शीत युद्ध के दायरों से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जहां कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों गुटों अमेरिका और सोवियत संघ में बटे देशों के बीच युद्ध होने की संभावना बढ़ी, लेकिन फिर भी युद्ध को टाल दिया गया। उन क्षेत्रों से है जहां कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों गुटों में बटे देशों के बीच युद्ध होने की संभावना बढ़ी, लेकिन फिर भी युद्ध को टाल दिया गया, क्योंकि दोनों महाशक्तियां इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि युद्ध को टालने में ही दोनों की भलाई। दोनों को युद्ध के दुष्परिणामों का पता था, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई, लेकिन फिर भी युद्ध को टाल दिया गया। क्यूबा का मिसाइल संकट 1962, कोरिया युद्ध 1950 से 1953, बर्लिन संकट 1958 से 1962 आदि कुछ ऐसे ही मौके थे जब दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, लेकिन फिर भी युद्ध को टाल दिया गया। क्यूबा का मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण शीत युद्ध की चरम सीमा थी। क्यूबा का मिसाइल संकट। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के पास ऐसे ठिकानों की खोज कर रहे थे जहां से वे दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। हर देश की उस समय दोनों महाशक्तियों की यही कोशिश थी कि उस देश के पास, विरोधी देश के पास ऐसा देश या फिर ऐसा क्षेत्र देखा जाए जहां पर वो अपनी मिसाइलें या फिर अपने हथियार लगा सके और उस देश को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा सके। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के पास ऐसे ठिकानों की खोज कर रहे थे जहां से वे एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ऐसी ही एक घटना क्यूबा की है। क्यूबा अमेरिका के पास अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। आप विश्व मानचित्र पर क्यूबा की स्थिति को देख रहे हैं। अगर ये अमेरिका है, ये अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर ये जो आप कर्सर के द्वारा देख रहे हैं छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है क्यूबा। आगे के चित्रों में इसको और ज्यादा स्पष्ट दिखाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्यूबा पर फोकस किया गया है कि क्यूबा को आपको अच्छी प्रकार से दिखाया जा सके। अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है। ये क्यूबा देश का नक्शा है जिसमें सिर्फ क्यूबा को दिखाया गया है। 1959 में सोवियत संघ ने क्यूबा में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना। अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, उसके निकट जो एक द्वीपीय देश था क्यूबा, वहां पर सोवियत संघ ने 1959 में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना की। फिडेल कास्त्रो के दो चित्र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अमेरिका के पास यह एकमात्र ऐसा देश था जहां साम्यवादी सरकार थी, जबकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को अपना रहा था। इसलिए इस बारे में अमेरिका का चिंतित होना लाजमी था। 1961 में सोवियत संघ को शक हुआ कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके कास्त्रो को हटाना चाहता है और वहां अपनी मर्जी की सरकार स्थापित करना चाहता है। इसलिए सितंबर 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। मिसाइलें तैनात कर देने से अमेरिका सोवियत संघ के निशाने पर आ गया। यहां से वह पूरे अमेरिका पर कहीं भी हमला कर सकता था। यह दिखाया गया है क्यूबा का चित्र कर्सर के द्वारा आप देख रहे हैं। और यहां से जो उसने मिसाइलें सोवियत संघ ने तैनात की, उससे पूरा का पूरा जो अमेरिका था वो सोवियत संघ की मिसाइलों की रेंज में आ गया, सोवियत संघ की मिसाइलों के क्षेत्र में आ गया, जहां से भी पूरे अमेरिका पर सोवियत संघ मिसाइलों से हमला कर सकता था। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनाती का पता लगाने के लिए अमेरिका ने अपने खोजी विमान U-2 को भेजा।
इस परीक्षा में प्रश्न आमतौर पर आता है कि U-2 क्या था। तो वो एक खोजी विमान था जो 1962 में अमेरिका द्वारा क्यूबा भेजा गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां पर सोवियत संघ द्वारा कौन कौन सी मिसाइलें लगाई गई। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनाती का पता लगाने के लिए अमेरिका ने अपने खोजी विमान U-2 को भेजा। इस विमान द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मध्यम दूरी की प्रक्षेपित मिसाइलों को तैनात किया हुआ है, जहां से मतलब वो परमाणु बम उन पर बांध के मिसाइलों पर उसको गिराया जा सके। मध्यम दूरी की प्रक्षेपित मिसाइलों को तैनात किया हुआ था। 22 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा में मिसाइलों को खोज निकालने की बात कही। अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि वह अपनी मिसाइलों को हटा ले, नहीं तो युद्ध होकर रहेगा। 25 अक्टूबर 1962 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया। इस बैठक में अमेरिका के राजदूत ने सोवियत संघ के राजदूत से क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की बात स्वीकार करने की मांग की, लेकिन सोवियत संघ के राजदूत ने ऐसी किसी भी बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को क्यूबा पर आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। एक बार ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन अमेरिका भी युद्ध के परिणामों को जानता था। दोनों देशों के बीच उस दौरान जो तनाव पैदा हुआ और विश्व ने जो तनाव देखा उसका वर्तमान समय में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 26 अक्टूबर 1962 को अमेरिका ने सुझाव दिया कि यदि सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में मिसाइलों को हटा लेने का आश्वासन दे तथा कास्त्रो सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि भविष्य में वह इस तरह के हथियारों की तैनाती को स्वीकार नहीं करेंगे, तो अमेरिका भी क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा। 27 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने मॉस्को रेडियो पर एक संदेश प्रसारित किया कि यदि अमेरिका इटली और तुर्की से अपनी मिसाइलों को हटा ले तो बदले में सोवियत संघ भी क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटा लेगा। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव के इस संदेश के बाद जॉन एफ कैनेडी ने अपनी कैबिनेट से इस बारे में लंबा विचार विमर्श किया और इटली तथा तुर्की से अपनी सभी मिसाइलें हटाने पर सहमत हो गई। 28 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यू थांट ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव के साथ यह समझौता किया कि सोवियत संघ अपने आक्रामक हथियारों को वापस ले जाएगा। यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में होगी और बदले में अमेरिका भी क्यूबा पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। 28 अक्टूबर 1962 को यह समझौता 3 व्यक्तियों के बीच हुआ। इसके बाद सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलों और उनके सहायक उपकरणों को हटा लिया। इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट का अंत हुआ। लेकिन एक बार इन दोनों की संकट के कारण दोनों देशों के बीच जो तनाव पैदा हुआ उसे ये संभावना बन गई थी कि अब युद्ध होकर रहेगा। वास्तव में क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम सीमा थी। शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़े जो लंबे समय तक दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चला, तो विश्व राजनीति को किस प्रकार से उसने प्रभावित किया। उसमें पहला है विश्व का 2 गुटों में बंट जाना। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया। एक गुट साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ये दोनों गुट विश्व के देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने में लगे हुए थे। ऐसे में विश्व के देशों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए ताकि दूसरी महाशक्ति और उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके।
तो जहां दोनों देश विश्व के देशों को अपने गुट में शामिल कर रहे थे, वहां विश्व के देशों को भी लगा कि किसी एक गुट में शामिल होकर वे अपना फायदा उठा सकते हैं। किसी एक गुट में शामिल होने का इन देशों को फायदा भी मिला। इससे इन देशों को अपने प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार मिले और देश के आर्थिक विकास के लिए मदद मिली। विश्व के दो गुटों में बंट जाने की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका वाले गुट में शामिल हो गए। पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका वाले गुट में शामिल हो गए और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गए। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था सैनिक गठबंधनों का निर्माण। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों ने अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए अनेक सैनिक गठबंधन बनाए। इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने की। 1949 में उसने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसका छोटा नाम नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 1949 में। इसमें 12 देश शामिल थे। चित्र में आप देख रहे हैं जो पीले वाला भाग है, जो पीले वाला यूरोप का भाग है, वो उन देशों का है जो नाटो के सदस्य थे। टोटल 12 इसमें देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि यदि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन 12 देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। ऐसी स्थिति में नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसकी देखा देखी में सोवियत संघ ने भी 1955 में वार्सा संधि नाम से सैन्य गठबंधन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। देखा देखी में सोवियत संघ ने बनाया 1955 में और उसका नाम था वार्सा संधि। तो लाल वाला अपने मानचित्र में जो आप लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वास्तव में वे देश थे जो वार्सा पैक्ट के सदस्य थे। सैन्य गठबंधन बनाने का यह काम केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में भी अमेरिका ने कई सैन्य गठबंधन बनाए। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, छोटा नाम सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका ने साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए 1954 में सीटो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन की स्थापना की। इसी प्रकार 1955 में अमेरिका ने केंद्रीय संधि संगठन, छोटा नाम सेंटो, CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन में ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैंड तथा अमेरिका शामिल थे। तीसरा जो प्रभाव पड़ा वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। शीत युद्ध के कारण जब विश्व के सामने दो गुटों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया, तो ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस की चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को यह चिंता हुई कि कहीं वे बड़ी मुश्किल से प्राप्त की गई अपनी स्वतंत्रता को दोबारा ना खो दें। तो जब पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था, उसी दौरान एशिया और अफ्रीका में बहुत से देश स्वतंत्र हुए थे। इन नए स्वतंत्र देशों को ये चिंता सताने लगी कि यदि वे दोबारा फिर किसी गुट में शामिल हो गए तो लंबे बलिदान के बाद उन्होंने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वो उसको खो देगी। इसलिए शीत युद्ध के दौरान ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। इस आंदोलन में वे देश शामिल थे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे तथा दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि नव स्वतंत्र देशों ने दोनों गुटों में शामिल न होकर अपनी एक अलग रास्ता अपनाया और उसका नाम उन्होंने रखा गुट निरपेक्ष आंदोलन, मतलब किसी भी गुट में वो शामिल नहीं हुए।
चौथा प्रभाव था शस्त्रीकरण को बढ़ावा। शीत युद्ध के कारण शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियारों का निर्माण किया। अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। इससे दोनों देशों के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव, यानी कि जो पैसा देश के विकास पर लगना चाहिए था वो इन देशों ने अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर लगाया, जिससे इन देशों के आर्थिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रभाव है पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में कमी। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका कम हुई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का मंच न बनकर अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का अखाड़ा बन गया, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने दांव चलने लगी। और छठा प्रभाव था परमाणु युद्ध का खतरा। शीत युद्ध के कारण परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ी। इस दौरान दोनों महाशक्तियों ने भयानक से भयानक परमाणु हथियारों का निर्माण किया। इससे विश्व में परमाणु हथियार बनाने की होड़ सी लग गई। दोनों देशों ने भयानक से भयानक परमाणु हथियार बनाए। जन कल्याण की योजनाओं की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण जन कल्याण की योजनाओं को भी गहरा धक्का लगा। इस दौरान तीसरी दुनिया के देश अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने इन देशों की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। यदि दोनों महाशक्तियों ने अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर पैसा खर्च न करके इन देशों के विकास पर लगाया होता तो आज विश्व की तस्वीर कुछ और ही होती। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव डाले। इसने पूरे विश्व को दो गुटों में बांटकर विश्व में संघर्ष की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक का संतुलन स्थापित किया। धन्यवाद। नमस्कार।